तो दिवाली से पहले मोदी कैबिनेट ने केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशनर्स और किसानों को बड़ा गिफ्ट दिया है। कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 3% बढ़ाया गया है, जबकि रबी फसलों की एमएसपी 7% तक बढ़ाने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा सरकार ने कोस्टल शिपिंग बिल 2024 को भी मंजूरी दे दी है। तो कैबिनेट के बड़े फैसलों पर जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रबी फसलों की एमएसपी में ख्याल रखा गया है कि किसान को लागत का 50% प्रॉफिट के तौर पर मिले। There is a significant increase in the MSP for Rabi price. बैकग्राउंड आप सब जानते हैं कि कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस वो कंप्लीट एक एनालिसिस करता है, कॉस्ट कितनी है, मार्केट कंडीशन कैसी है, उन सब को देखने के बाद में जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है, द बिगेस्ट फैक्टर इज दैट द प्राइस शुड बी एटलीस्ट 50% अबव द कॉस्ट। आज कैबिनेट ने डीए और पेंशनर्स के लिए डीएनएस रिलीफ इसको 3% बढ़ाया है और टोटल 9,448 करोड़ एनुअली 9,448 करोड़ एनुअली हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ के पे चेक में ऐड होगा। बहुत बधाई सबको। तो कैबिनेट के बड़े फैसलों की विस्तार से जानकारी के साथ अब जुड़ गए हैं वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय। तो लक्ष्मण जी, सबसे पहले आपको बधाई, आपकी खबर पर मोहर लगी है, तो आपसे जानना चाहेंगे कि आज कौन से बड़े फैसले कैबिनेट में लिए गए हैं। देखिए, कैबिनेट ने आज 4 बड़े फैसले लिए हैं। सबसे महत्वपूर्ण फैसला किसानों के लिए है। 6 रबी फसलों के लिए एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने का फैसला लिया गया है, जिसमें गेहूं पे 150 रुपये प्रति क्विंटल, बार्ली पे 130, इसके अलावा अलग अलग आइटम पे चने पे बढ़ोतरी की गई है 210 रुपये प्रति क्विंटल, साथ ही साथ मसूर पे बढ़ोतरी की गई है 275 रुपये प्रति क्विंटल और मस्टर्ड पे बढ़ोतरी की गई है 300 रुपये प्रति क्विंटल और छठा सनफ्लावर पे बढ़ोतरी की गई है 140 रुपये प्रति क्विंटल। सरकार का कहना है कि जो लागत है उस लागत से 100% से ज्यादा कई फसलों में यहां पे बढ़ोतरी की गई है। सबसे ज्यादा 105% की बढ़ोतरी है, वह आपको गेहूं में यानी लागत से 105% ज्यादा की एमएसपी है। ये रही किसानों की बात। इस पे रबी मार्केटिंग सीजन में 87,657 रुपए सरकार का अतिरिक्त खर्च आएगा, इसके हिसाब से सरकार का आकलन है। दूसरा, केंद्र सरकार के करीब 49 लाख मौजूदा कर्मचारी, करीब 60 लाख पेंशनधारियों को महंगाई भत्ता 3% बढ़ाने का फैसला लिया गया है। 3% बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 जुलाई से लागू होगा, लेकिन एक थोड़ी सी मायूसी या फिर कहें जो इंतजार कर रहे थे केंद्र सरकार कर्मचारी, वो इंतजार अभी खत्म नहीं हुआ है। वो ये कि जब 50% से ज्यादा महंगाई भत्ता होता है तो आमतौर पे बेसिक में मर्ज हो जाता है, ये इनके लिए फायदे का होता है। तो बेसिक में मर्ज करने वाला जो फैसला है वो नहीं किया गया, सिर्फ सीधे तौर पर महंगाई भत्ता 3% बढ़ाया गया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि बनारस में गंगा पर नया रेलवे और रोड ब्रिज बनाया जाएगा। ये 4 लेन का रेलवे ब्रिज होगा, 6 लेन का रोड ब्रिज होगा और इस पे करीब 2,642 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। और चौथा फैसला, जिसका औपचारिक ऐलान नहीं किया गया क्योंकि एक बिल है, इसको संसद में रखा जाएगा, कोस्टल शिपिंग बिल को मंजूरी दी गई है, जो सूत्र बता रहे हैं, और उसमें कोस्टल एरिया में शिपिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए ये बिल काफी मददगार साबित होगा। शुक्रिया लक्ष्मण जी, कैबिनेट के बड़े फैसलों पर दर्शकों को विस्तार से जानकारी देने के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे, दूसरी खबर की तरफ रुख करते हैं। सोने का स्वर्णिम दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। एमसीएक्स और कॉमिक्स पर आज सोने ने रिकॉर्ड हाई बनाया है। इसके अलावा चांदी में भी तेजी का दौर है, जहां पर 500 रुपए से ज्यादा का उछाल देखा गया है। तो कमोडिटी एडिटर मनीषा गुप्ता से समझते हैं ये पूरा सोने चांदी के भाव में जो तेजी दिखाई दे रही है उसके पीछे वजह क्या है। तो मनीषा जी बताएं, क्या कुछ कारण है इसके पीछे और यहाँ से भाव में कितनी तेजी देखने को मिल सकती है। भारतीय बाजारों में आज हमने सोने में ऑल टाइम हाइज बनते हुए देखे। 76,700 के ऊपर के स्तर। अगर भारतीय बाजारों की बात की जाए तो अब तक इस साल सोने में करीबन 22 से 23% की तेजी आई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सोने में अब तक 29% की बढ़त देखने को मिली है। जो ड्यूटी कट था 9% का, उसका इम्पैक्ट ऑफकोर्स इंडियन मार्केट्स में है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में इस 29% की तेजी को हमने 14 साल के बाद इस साल में यहाँ पर आता हुआ देखा है। तो बेहतरीन साल ये अब तक है। चांदी की बात अगर की जाए तो यहाँ पर भी तेजी है और हमने करीबन 32% की बढ़त चांदी में भी इस साल में अब तक आते हुए देखी है।
जियोपॉलिटिकल टेंशंस ले लीजिए, डॉलर इंडेक्स में कुछ गिरावट है, ट्रेजरी यील्ड्स में कुछ गिरावट है, उसका फायदा हमने सोने में आता हुआ देखा। अब रेट कट साइकिल तो शुरू हो ही चुकी है, चाहे 25 बेसिस पॉइंट ही आती हुई नजर आए, लेकिन बाजार को लगता है कि नवंबर दिसंबर में भी यहाँ पर रेट कट होगा और वो यहाँ पर बाजार फैक्टर इन करता हुआ नजर आया है। साथ ही साथ ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स की खरीदारी है, जिस तरह से चीन में स्लो डाउन है, यूरोप में जो कंसर्न्स हैं, उसका भी फायदा यहाँ पर सोने में आता हुआ नजर आया है। भारतीय बाजारों की बात करें तो सितंबर में करीबन 1200 करोड़ रुपए के ETF इनफ्लोज हमने आता हुआ देखा। तो ये एक और तरीका है, सिर्फ फिजिकल ही नहीं बल्कि ETFs में, गोल्ड फंड्स में भी यहाँ पर अच्छी खासी खरीदारी हो रही है। बाजार मानता है कि आपका 10% का पोर्टफोलियो यहाँ पर सोने में रहना चाहिए, क्योंकि और भी ऑल टाइम हाईज यहाँ से बनने बाकी हैं। शुक्रिया मनीषा जी इस पूरे अपडेट के लिए। चलिए अब एक नजर डालते हैं बाजार के हाल पर। निफ्टी बैंक एक्सपायरी के दिन बाजार में दबाव रहा। सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 319 पॉइंट गिरा तो निफ्टी 86 पॉइंट फिसलकर बंद हुआ। तो मार्केट की पूरी डिटेल्स जानने के लिए अब सीधा जुड़ते हैं कंचन नौटियाल से। तो कंचन, बताएं आज किन शेयर्स में गिरावट और कहां तेजी दिखाई दी? जी, तो हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन बाजार में एक दबाव देखने को मिला। सबसे पहले निफ्टी गेनर की तरफ नजर डाली जाए तो HDFC लाइफ में आज हमें एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली, यानी कि करीबन 2% की तेजी थी। डॉक्टर रेड्डी लैब में भी करीब हमें 1.5% का इजाफा देखने को मिला कारोबारी सत्र में। ग्रासीम में 1% की तेजी और साथ ही साथ HDFC बैंक में भी करीब 1% का इजाफा देखा गया। लूजिंग पॉकेट की बात करी जाए तो ट्रेंड में करीब 4% का हमें एक डाउनसाइड देखने को मिला। M&M में 2.8%, हीरो मोटोकॉर्प में द सेम टाइम 2% और इन्फोसिस में भी करीब 2% का डाउनसाइड आज रजिस्टर किया गया। मिड कैप 100 की तरफ नजर डाली जाए तो HDFC AMC इसमें करीब आज हमें 6% की तेजी देखने को मिली। आज काफी सुर्खियों में भी बना हुआ था, नतीजे भी आए थे। ट्यूब इन्वेस्टमेंट भी करीब 4%, वोल्टास में 4% और कमिंस इंडिया में भी करीब 4% का इजाफा देखा गया। अब जो गिरने वाले शेयर थे वो था ऑयल इंडिया, 6% की कमजोरी इसमें आज देखने को मिली। BSE लिमिटेड 5%, कोचिन शिपयार्ड करीब 5% और द सेम टाइप पॉली कैब में भी हमें करीबन 4% का एक डाउनसाइड देखने को मिला कारोबारी सत्र में। शुक्रिया कंचन इस पूरे मार्केट अपडेट के लिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को पाकिस्तान की सरजमी पर ही जमकर सुनाई है। विदेश मंत्री जयशंकर अपने एग्रेसिव मूड में नजर आए। उन्होंने कहा कि आतंकवाद और व्यापार एक साथ नहीं चल सकते। आतंकवाद का हर हाल में खात्मा जरूरी है। तो हवा में दहशत फैलाने की साजिश लगातार हो रही है। फ्लाइट्स में बम धमकियों को मिलने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले 2 दिन में 10 से ज्यादा फ्लाइट्स में बम की धमकी मिली है और आज एक बार फिर से 2 नई फ्लाइट्स को भी बम की धमकी मिली। विमानन मंत्रालय ने इसे लेकर एक बैठक भी की है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं संवाददाता रोहन सिंह से। तो रोहन, बताएं क्या चल रहा है? हॉक्स कॉल लगातार आ रही हैं। जिन धमकियों का सिलसिला खत्म नहीं हो रहा है, आज भी 2 और धमकियां मिली हैं फ्लाइट में बॉम्ब को लेकर और इसके साथ ही पिछले 2 दिनों में अगर हम कुल जो धमकियां हैं करीब 12 के करीब फ्लाइट्स को धमकियां मिल चुकी हैं और कल जो है इसमें 6 धमकियां मिली थी और ये सारी धमकियां सोशल मीडिया के थ्रू मिल रही है, कुछ फोन कॉल्स के थ्रू मिल रही हैं और इनमें से कुछ का पता लगा लिया गया है, सोर्स का पता भी लगा लिया गया है और अब तक कुछ भी ऐसा कॉन्क्रीट नहीं मिला है जो कि बहुत चिंता की बात हो, लेकिन ये धमकियां लगातार मिले जा रही हैं। अगर आज की हम बात करें तो आज अगर हम कहें अकाशा एयर की दिल्ली बेंगलुरु फ्लाइट थी और मिड एयर में जब वो उड़ान भर चुकी थी उसके बाद सोशल मीडिया पर इस तरह का एक अलर्ट जारी किया गया जिसके बाद उसे वापस दिल्ली एयरपोर्ट पर बुलाया गया। करीब 174 यात्री थे, उसमें 3 इन्फेंट्स थे और 7 के करीब क्रू मेंबर्स थे। इन सबको सुरक्षित जो है उतारा गया। जांच के बाद कुछ भी नहीं पाया गया। जो दूसरा थ्रेट था आज इंडिगो की मुंबई दिल्ली फ्लाइट थी। यहां पे भी जैसे ही फ्लाइट उड़ती है उसके बाद ये थ्रेट आता है और इसे डाइवर्ट किया जाता है अहमदाबाद। जांच के बाद इसमें भी कुछ नहीं पाया गया। अब तक जो जांच हुई है उसमें कुछ जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनको बैन भी किया गया है, उन पर रोक लगा दी गई है और इसके अलावा अब तक कोई सीरियस कुछ नहीं पाया गया है। कुछ ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट हैं जिनके जो सोर्स है लंदन और बाकी देशों में भी पाए गए हैं। फिलहाल जो BCS है वो जांच कर रही है। जो फिलहाल एयरपोर्ट पे जो सुरक्षा है उसको बढ़ा दी गई है। CISF की जो मुस्तैदी है उसे बढ़ा दिया गया है और साइबर सुरक्षा जो एजेंसियां हैं
है उनकी खासतौर पे मदद ली जा रही है। आज इसको लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक भी हुई थी सिविल एविएशन मिनिस्ट्री में, और इस तरह का कोई प्रेसिडेंट नहीं रहा है। एंटी हाईजैकिंग को लेकर तो लॉ है, लेकिन जब इस तरह का कोई थ्रेट आता है तो किस तरह से रिएक्ट किया जाए, तो उसके लिए एक मैनुअल बनाने पर बात हो रही है, हालांकि काफी अर्ली स्टेज पे, और तमाम एजेंसियों के साथ मिलकर जो नागरिक विमानन मंत्रालय है आगे इस पे जो है कार्रवाई करेगा। लेकिन फिलहाल जो सबसे बड़ी चिंता है कि ये जो थ्रेट्स आ रहे हैं उन पे कैसे लगाम लगाई जाए। जी बिल्कुल, शुक्रिया रोहन इस पूरी जानकारी के लिए। तो चलिए आपको बताते हैं आज के आवाज अड्डा के टॉपिक के बारे में। भारत और कनाडा के रिश्तों में तनाव का क्या होगा असर और क्या आगे तनाव और बढ़ेगा, आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। जम्मू कश्मीर को आज 10 साल बाद अपना मुख्यमंत्री मिल गया है। राज्य के नए सीएम के तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने शपथ ले ली है। उमर अब्दुल्ला ने केंद्र शासित प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। नौशेरा से विधायक सुरेंद्र चौधरी ने डिप्टी सीएम के रूप में शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में 5 और मंत्रियों ने भी शपथ ग्रहण की। वहीं कांग्रेस पार्टी ने सरकार को बाहर से समर्थन देने का फैसला किया है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उन्हें आवाम की उम्मीदों पर खरा उतरना है और पहले जो कुछ गलतियां हुई उन्हें वो दुरुस्त करेंगे। 5-6 साल हो गए लोगों को, उनको कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था, तो हमारा फ़र्ज़ बनेगा कि हम उनकी बात सुने और सुनी हुई बात पे अमल करें। मुतालबे बहुत हैं, जैसे मैंने कहा, अब एक एक को मैं यहाँ गिनूंगा तो गलत होगा, लेकिन कोशिश ज़रूर की जाएगी कि हम लोगों की उम्मीदों के बराबर उतर आएँ। तो उमर अब्दुल्ला के शपथ ग्रहण के बाद उनके पिता फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मुख्यमंत्री का पद कांटों भरा ताज है। कांटों का ताज है, अल्लाह करे ये कामयाब हो और लोगों की उम्मीदें पूरी हों, यही मेरा पैगाम है। वहीं दूसरी तरफ नायब सैनी अब हरियाणा के मुख्यमंत्री बनेंगे। आज पंचकुला में बीजेपी विधायक दल ने नायब सैनी के नाम पर मोहर लगा दी है। गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में बैठक में नायब सैनी के नाम पर सहमति बन गई है। वहीं नायब सिंह सैनी ने अमित शाह, मनोहर लाल खट्टर समेत कुछ नेताओं के साथ राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया है। कल नायब सिंह सैनी एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। हमारी डबल इंजन की सरकार नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम किया है और इतना बड़ा विश्वास जो हरियाणा की जनता ने आज तीसरी बार कंटिन्यूटी के अंदर ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर किया है, ये विश्वास ये नरेंद्र मोदी जी की नीतियों का विश्वास है, ये नरेंद्र मोदी जी की ही गारंटी है जिसके ऊपर आज हरियाणा ने विश्वास किया है। और ये प्रण हरियाणा के लोगों ने लिया है कि हम मोदी जी के उस संकल्प को 2047 तक जो विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प आदरणीय मोदी जी ने लिया है उसको आगे बढ़ाने का हम कार्य करेंगे। आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। नायब सिंह सैनी जिनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़े और इतना बड़ा मैंडेट मिला है, सभी को बधाई, हरियाणा की जनता को बधाई। और नायब सिंह को चुनकर आप सबने उचित ही निर्णय किया है, ऐसा मेरा भी मानना है। और हरियाणा की सरकार को तो चलिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने पर पंजाब और हरियाणा की सरकार को लगाई फटकार। आप देखते रहिए आवाज समाचार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पराली जलाने को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा सरकार को जमकर फटकार लगाई। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के पैनल कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट यानी CAQM को भी फटकारा है। कोर्ट ने CAQM को की तुलना बिना दांतों वाले बाघ से की है। कोर्ट ने कहा कि सरकारों ने पराली जलाने वालों के खिलाफ एक्शन नहीं लिया है। पंजाब सरकार ने पिछले 3 साल में पराली जलाने को लेकर एक भी केस नहीं चलाया है। वहीं हरियाणा सरकार ने नाम मात्र का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने साथ में यह भी कहा कि जब इसरो आपको लोकेशन बता रहा है कि आग कहां लगी थी और आप कहते हैं कि आपको कुछ जानकारी नहीं मिली, ये CAQM द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों की अवहेलना है। कोर्ट ने 23 अक्टूबर को पंजाब और हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी को भी तलब किया है। तो
तो चलिए मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको बताते हैं आज के कंज्यूमर अड्डा के टॉपिक के बारे में। पूरे साल मेहनत करने के बाद हर नौकरी पेशा को बेसब्री से इंतजार होता है इंक्रीमेंट का। तो अगले साल आपकी सैलरी कितनी बढ़ेगी, इसको लेकर एक रिपोर्ट जारी की गई है। भारत को लेकर क्या कहते हैं आंकड़े, इस पर कंज्यूमर अड्डा में करेंगे बात शाम 5:57 पर। अब की बार इंक्रीमेंट दमदार।